तो मैं फिर से अब आज से 15-20 साल पीछे लेकर जाऊं कि आप एक 20 साल के एक यूथ बन चुके हैं और आपके जेब में सिर्फ है 10,000 रुपए। तो आप अभी वर्तमान में क्या देखते हैं और किस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ओपन करेंगे? तो मैं फिर अभी सुनने को मिलता है स्किल और या फिर डिग्री। को तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि हम्म जब भी हम कोई रिस्क ले रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारा बैकअप ऑप्शन क्या है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम एक ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में पर्टिकुलरली कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाली, बहुत ज्यादा इनका स्कोप बढ़ने वाला है? आने वाला स्टूडेंट अभी के एआई वगैरह को, इंटरनेट को यूज करके किस तरीके से रिसर्च कर सकता है अपने उस आइडिया या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कौन सी स्किल आप अभी सजेस्ट करेंगे अभी के यूथ को? कौन सी बीएससी एग्रीकल्चर हम कहते हैं कि वह कर रहा है, तो किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है? और हम नमस्कार, मैं समीर विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर में। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे बीच हमारे मेहमान हैं आशीष गुप्ता सर। और आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे कि आप स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, आप एक कृषि छात्र में हैं, आप एक कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे किसान हैं, या फिर कुछ कृषि की तरफ अपना स्टार्टअप शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ समीर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। अ, आपसे मैं पहला ही क्वेश्चन 3-4 चीजें के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले आप जो यहाँ पर आपको देख रहा है, आप उनको बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आपकी कंपनी वर्तमान में क्या करती है। जी हाँ, मैं आशीष गुप्ता हूँ, को फाउंडर एचवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और मेरी जर्नी एक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की तरह चालू हुई। मैंने अमेजोन में भी करीब 10 साल काम किया है। और वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिवनेस और जो नया नया जो नवाचार का आइडिया वहाँ पे लोग लेके आते हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और फिर हमने 2024 में अपनी खुद की कंपनी चालू की, जो ईवी फार्म इक्विपमेंट्स बनाती है। जो उपकरण हैं, जनरली सारे उपकरण हम लोग देखते हैं डीजल या फिर पेट्रोल से पावर्ड होते हैं, पर हमने ये सोचा कि पहली बात तो किल्लत है इन सब चीज़ों की, उसके अलावा जो प्राइस, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है जो किसान को देनी पड़ती है इनके कारण, वो बहुत होती है। तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं? तो हमने इलेक्ट्रिक या बैटरी बेस्ड इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट हमारा है वो इलेक्ट्रिक रीपर बनाया है हमने। ओके। तो आप मतलब जो डीजल और पेट्रोल से चलती मशीन है उनको आप बेसिकली इलेक्ट्रिक तरीके से आप जो है आपकी कंपनी बनाती है। सर, आपकी जी वर्तमान अभी जी। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी? वैल्यूएशन करीब इस समय अभी करीब 50 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन होगी इस समय। सर, अ, बहुत बहुत हम बढ़िया, लोग। आपने बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले, जी क्योंकि हमारी जो मुख्य ऑडियंस है वो देखती है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट या फिर जो किसान है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि अगर कोई फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर का कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर हम कहते हैं कि वह कर रहा है, तो किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है, और उसको कैसे एक प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि वो उसको सॉल्व करके एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके? बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग बहुत ये गलत फहमी है कि हम कोई नया आइडिया कहीं दूसरी जगह से लेके आएं और उसे सॉल्व करें। अगर हम्म। हम देखें, हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए कि अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफें हैं, हम्म। और हम उसे कैसा दूर कर सकते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज अपने आसपास ही होंगे। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा ये आइडिया है ना, हमने इस आइडिया से पहले शुरू नहीं किया था। हम पहले एक स्पोर्ट्स बाइक बना रहे थे, बट हम्म। उसको बनाते बनाते ही इस प्रक्रिया के दौरान हमारा एक टेक्नीशियन था जो अपने पिताजी को हेल्प करने कटाई के लिए घर जाना चाहता था, और उसे सही तरह के उपकरण नहीं मिल पा रहे थे, और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। तो हमें वहां से ये आइडिया क्लिक हुआ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हेल्प हो जाए। कि जो जो काम अभी, पहली बात तो है कि जो नॉर्मल ये जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे हैं मार्केट में, तो पहली हम्म। बात उनकी कॉस्ट कैसे कम हो जाए। हम्म। और लेबर का माइग्रेशन जो है विलेजेस से सिटीज की तरफ, हर साल करीब 15% लेबर माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे बिल्कुल। वहां पर जो हेल्प है वो भी कम होती जा रही है, और जिसके कारण से कटाई की
कीमत भी और महंगी होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं ना, जब आप देखेंगे अपने आसपास में कि लोग परेशान हैं और किस चीज को लेके परेशान है, मैं ऐसा क्या चेंज कर दूं कि सबकी हेल्प हो जाए, तो आइडिया वहीं से चालू होता है। कोई आइडिया ऐसा नहीं होता कि हम आइडिया बना लें फिर किसी को हेल्प करें। कहीं परेशानी है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहीं से आइडिया की शुरुआत होती है, उस परेशानी से आइडिया की शुरुआत होती है, ना कि किसी आइडिया से बिजनेस की शुरुआत होती है। तो हम जब भी किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम अगर हमें कीनली ऑब्जर्व करना आ गया कि हमारे आसपास में लोग किस चीज से परेशान है, हमें उसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप एक तरह से अपना बिजनेस बना रहे हैं उस तरह से। सर, आपने बताया कि मतलब जो अभी वर्तमान में प्रॉब्लम है वह छोटी हो, लेकिन हम उससे ही बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है। सर, बहुत बिल्कुल। सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि डिग्री के साथ हमें स्किल सीखनी चाहिए, तो ऐसी कौन सी स्किल आप अभी सजेस्ट करेंगे अभी के यूथ को, जो कि अभी प्रेजेंट में देखते हुए आगे बहुत ज्यादा उसका आगे उसको बेनिफिट मिलने वाला है? तो आप एक ऐसी एक दो स्किल जरूर बताइएगा। सी, पहली बात है कि सबको मुझे नहीं पता कि आज अगर बीएस एग्रीकल्चर में लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्किल है। हमको शुरुआत वहीं से करना होगा। अगर नहीं आता है तो हमें इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर चलाना, प्रेजेंटेशन बनाना, या अपनी प्रॉब्लम्स को रखना एटलीस्ट, कि हम कोई प्रॉब्लम, आजकल तो मतलब हम्म। चैट जीपीटी, क्लाउड जमाना है, और डेटा जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल हैं, बट हमें पता तो चले कि हम किस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। तो प्रश्न को सही से फ्रेम करना, कंप्यूटर में डालना और उससे आंसर निकालना हमें आना चाहिए, और हमें उसे एनालाइज करना भी आना चाहिए कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी अच्छे कर सकते हैं। कि बहुत सारा होता है कि बहुत सारे लोग अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। तो उस केस में कि जब आप मीटिंग्स करनी है आपको, या फिर कोई कोई स्पेसिफिक मीटिंग है 4 दिन बाद और आप भूल गए उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में, तो आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी आपकी लॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, जो नए टूल्स हैं जैसे गूगल कैलेंडर है, उसमें कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, किसी चीज का हमें काम करना है के बारे में, तो हम कैसे अपना स्लॉट उसमें मैनेज कर सकते हैं कि हमें समय समय पर ये पता चल जाए कि हमारे पास बहुत सारे टास्क हो, लेकिन हम ये पता कर लें कि आज मुझे किस चीज पे फोकस करना है। तो अपनी प्रायोरिटी को सही से डिफाइन करना और उनको एक्शन में, चीज अवेलेबल है उनको यूज करना चाहिए हमें, आना आना चाहिए बेसिकली। स्पेशली ये जो नए नए टूल्स आ गए हैं ना, जो हमें बहुत सारे इंसाइट्स दे सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। लेट्स से आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो हम्म। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आपने देख तो लिया कि जैसे हम हमारे केस में था कि हमें लगा था कि छोटे किसानों को एक कटाई का यंत्र चाहिए, बट ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये हमको नहीं पता था। तो हम फिर गए और हमने डेटा निकाला इंटरनेट से कि कैसे कितने ऐसे प्रतिशत किसान हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, या कौन कौन सी क्रॉप है, इंडिया में कितने प्रतिशत लोग या कितने प्रतिशत जो लैंड होल्डिंग है इस क्रॉप के कारण नहीं हो पाती ठीक से, फार्मिंग हम्म। नहीं हो पाती ठीक से। तो ये सब भी निकालना आना चाहिए हमें। तो कंप्यूटर का यूज कैसे करना है और इंटरनेट का यूज कैसे करना है, वो भी आना चाहिए हमें। सर, आपने बताया जब आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहे थे, तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, मान लो कि बात उसे कोई एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिखती है, तो क्योंकि अगर बिना रिसर्च के अगर उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें बाद में कुछ नुकसान हो। तो इसके लिए आपने अपनी बिल्कुल। कंपनी के लिए कैसे रिसर्च किया था, और अभी वर्तमान का स्टूडेंट अभी के एआई वगैरह को, इंटरनेट को यूज करके किस तरीके से रिसर्च कर सकता है अपने उस आइडिया या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सी, जो रिसर्च है वो तो हमें कस्टमर्स के पास ही जाके मिलेगा। जैसे हमने, जब हमें पता चला कि एक छोटा सा प्रॉब्लम की कटाई नहीं हो पा रही है, तो हमने सिमिलर जो है जो कस्टमर प्रोफाइलिंग जिसे कहते हैं, हमने वो करनी चालू की। कैसे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो हमें लगा कि जो भी 5 एकड़ या उससे छोटे के किसान हैं सबको ये प्रॉब्लम होती है। फिर हम्म। फिर हमें लगा कि ठीक है, अब ये है तो इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे, करीब 12 करोड़ ऐसे किसान होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम आती होगी। हम्म। लेकिन अब हमें देखना था कि हम सबके पास तो नहीं जा सकते, तो हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमें जो है ऐसे किसान जहां पर जो इंटरक्रॉपिंग लेते हो, जहां पर हार्वेस्टर नहीं पहुंचता हो, या फिर जो मैनुअल लेबर पे जो है कटाई पे निर्भर होते हैं। तो हम्म। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि हमारा डेटा और सेगमेंट कितना है, कितने लोग इस चीज से अफेक्टेड हैं,
और हम फिर उनके पास जाएं। अब जब ये पता चल गया तो हम देख सकते हैं कि हम पहले जैसे हम भोपाल में हैं, तो हम्म। भोपाल के आसपास ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वहां पर कितने ऐसे किसान हैं, कितने सारे ऐसे किसान हैं जो जी पर्टिकुलर दो तीन फसलें जिनके लिए हमने शुरुआत में बनाया वो यूज करते हैं। वहां से शुरुआत की और उनका फिर इंटरव्यू लिया, फिर जाके गांव गांव में करीब 100-150 लोगों का इंटरव्यू लिया। तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्रॉब्लम तो है, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम तो है, वो एक जगह पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ा ग्रुप है, वर्ग है जो इससे अफेक्टेड है। मतलब ऐसा है कि पर्टिकुलर अगर आप देख रहे हो तो उस बिजनेस से संबंधित जो आपके कस्टमर है उनसे जाकर बात करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम सही भी है कि या फिर नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सर, अभी वर्तमान में तो खैर हम कह सकते हैं कि कोरोना भी जब आया तो एग्रीकल्चर के एम्पायर को नहीं हिला पाया था। तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम एक ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में पर्टिकुलरली कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाली, बहुत ज्यादा इनका स्कोप बढ़ने वाला है? कुछ आप ऐसे आइडियाज बता सकें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अभी क्या है कि जो शुद्ध खाना है, हम्म। शुद्ध खाना, अ, शुद्ध भोजन की जो अवेलेबिलिटी है अभी भी बहुत कम है। हम्म। कहाँ से उसकी सोर्सिंग हुई है, कोई भी खाना हमारे पास आता है, कोई भी फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर खाद्य अन्न हैं, जो भी हमारे पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं हमको कुछ पता नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया जो, स्पेशली मैं जो मेट्रोज की बात करूंगा, जो टियर 1 सिटीज हैं, वहां पे जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर हम टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा दें और लोग किस तरह से अपने आप में स्व सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, है ना, अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, कि वो लोग खुद ही अगर फल हैं या सब्जियां हैं अपने टेरेस पे अगर वो उगा सकें, हम्म। तो वो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में पहली बात तो है कि जमीन इन की भी कमी पड़ेगी कि जो भी जमीन भी है। हाँ, अडल्टरेटेड फूड हम्म। है उनके कारण हम्म। से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं हम्म। और कमी भी होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है। हम्म। और स्पेशली अगर हम देखें कि जो पेइंग कैपेसिटी है जो सिटीज में है, मेट्रोज में लोगों की बहुत है, तो वो चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, अच्छा खाना खाएं, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फील्ड है जो काफी काफी अच्छा करेगा आगे 4-5 सालों में, काफी डिमांड आएगी इस चीज की। अच्छा अच्छा। क्योंकि नेचुरल चीजों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है ह्यूमन, ऑर्गेनिक हमें मिले, यस, कोई केमिकल फ्री हमें कुछ राइट, प्रोडक्ट मिले, है ना? तो इसके लिए भी ये फील्ड एक बहुत अच्छा है। ठीक है। तो सर, राइट। आप मुझे ये बता सकते हैं कि शुरुआती में कौन कौन से स्ट्रगल होते हैं और आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी आपकी जब आप बिजनेस शुरू कर रहे थे? क्योंकि अगर आप बता सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कर रहे हैं तो उनको थोड़ी मदद मिल पाएगी कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की थी और आपको बिल्कुल, देखकर बहुत सारे लोग सुधर पाए। बिल्कुल। एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोला कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। हमने पहली मिस्टेक जो करी, हमने सोल्यूशन पहले दिया और ये नहीं देखा कि हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। हम्म। पहले हमने सबसे पहले जब मैंने ये एंटरप्रेन्योर शिप चालू करी, तो सबसे पहले हम एक स्पोर्ट्स बाइक बना रहे थे, ईवी स्पोर्ट्स बाइक बना रहे थे। पर हमने उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें पहली बात, इसको आगे बढ़ाने के लिए कितना खर्चा आएगा, दूसरी बात, इसे लोग यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, एक आम आदमी इसको यूज कर पाएगा कि नहीं यूज कर पाएगा, मार्केट शेयर कितना बड़ा है इसका, ये बहुत क्लियर नहीं था उस समय। ओके। हमें लगता था कि हम तो सबसे अच्छी बाइक बनाएंगे, लेकिन तो डिमांड आ ही जाएगी। लेकिन हम्म। फिर हमें जब बनाने लगे तो आगे हमें पता चला कि इसका मार्केट शेयर, इस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स बाइक का स्पेशली, मार्केट शेयर बहुत कम है। हम्म। प्लस इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी, प्लस इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा, और बहुत सारे प्लेयर्स पहले से ही मार्केट में आ चुके हैं, ये प्लेस जो है ओवर क्राउडेड है। तो हमें कंपटीशन बहुत लगेगा, अब कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए आपके मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। तो इन सब को देखने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि ये मतलब बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट रहेगा आगे जाके हमारे लिए, जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं। और फिर इसी बीच जैसे मैंने वो बताया कि वो हमें हम्म, जो हार्वेस्टिंग का आइडिया है, जो रीपर का आइडिया है, इसी बीच इसको बनाते बनाते ही आ गया था। तो हम्म। हमें, जब हमने कंपेयर किया, तो हमें हम्म। लगा कि अभी इसको हम
पॉज करते हैं और इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों की सॉल्व करने के लिए। सर आपने एक वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट या फिर फंडिंग। तो क्योंकि कोई भी हम जानते हैं बिजनेस शुरुआत करने के लिए इनिशियल कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक ऐसी स्कीम वगैरह जिससे कि फंड मिल पाए जो छोटे व्यवसाय ओपन करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए, आप कोई एक ऐसी दो सी चीजें बताओ। अगर बिल्कुल अगर आप जैसे कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, तो हम्म। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आर के वी वाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसका रफ्तार स्कीम है, आप तो खुद जानते ही हैं उसके बारे में। हम्म। वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने नया कुछ ऐसा बनाया है तो वहां से आपको 3 कैटेगरीज है उनकी। अगर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 लाख। फिर अगर आपका प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके लिए, सॉरी, स्टूडेंट्स के लिए 4 लाख है, प्रोटोटाइप बनाने के लिए 5 लाख है। और अगर आप अपने बिजनेस को एक बार आपने बना लिया, आप स्केल करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट उसकी 25 लाख है। हम्म। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से एक ये डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत सारे फंड्स हैं जो करीब 10 लाख की लिमिट होती है उसमें। या फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने आइडिया को। मतलब बहुत वहां सारी से गवर्नमेंट काफी एजेंसीज रहती हैं जो बहुत सारे आपको बस। फंड देती हैं आपको। राइट। सर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी स्टूडेंट हैं बीएससी एग्रीकल्चर या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी सुनने को मिलता है स्किल और या फिर डिग्री। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, डिग्री के साथ स्किल भी डेवलप करनी चाहिए या फिर स्किल को छोड़कर डिग्री ही छोड़ देनी चाहिए? ऐसा कुछ आप बताएं। सी अगर डिग्री हम केवल डिग्री लेने के लिए यूज कर रहे हैं कि हमारा एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैं डिग्री होल्डर हूँ, तो वो बाद में परेशानी देगा आपको। क्योंकि अगर आपका ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप डिग्री आपने ले तो ली है, आपने जो सीखा है अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा हम्म। है कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई करना सीखें। हम्म। हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, केवल हम कागजी ज्ञान नहीं है हमारे पास, बट हमने जो देखा है या जो पढ़ा हुआ है हमने, क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या कि कोई अगर नई खेती की तकनीक है तो हम उसे क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं, चाहे चाहे छोटे लेवल पे ही। अगर एग्रीकल्चर कॉलेजेस में मेरे ख्याल से रिसर्च रिसर्च क्या मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे भी अवेलेबिलिटी तो हो ही जाती होगी कि हम लोग कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो वो एक्सपेरिमेंट करके हमें जरूर देखना चाहिए। सर बहुत सारे बिजनेस बड़े भी बनते हैं पर बहुत ज्यादा बिजनेस फेल भी हो जाते हैं। तो फेल होने के पीछे क्या रीजंस रहते हैं कि किस, आपने कौन सी मिस्टेक्स देखी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे बिजनेस को बड़ा होते हुए देखा है और नीचे जाते हुए भी देखा है। तो जो हर कोई ये बात करता है कि बड़ा तो बन गया, लेकिन जो डूब गया या फिर जिसका बिजनेस नहीं चल पाया, उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की रहती हैं? सी अपने आप को सबसे पहली चीज है कि अपना आइडिया, हम एक कहते हैं कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी में, यू शुड बी एबल टू पिवट क्विकली। अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही, हो सकता है कि आइडिया अच्छा हो, लेकिन आप जिस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट टारगेट। कर रहे हैं वो कस्टमर सेगमेंट ही ठीक नहीं हो, है ना? हम्म। अगर आप लेट्स से कोई एजुकेशनल मटेरियल, है ना, किसी साइंटिस्ट को बेचेंगे तो वो चलेगा क्या? नहीं होगा ना। हम्म। क्योंकि पहले से ही वो इतना एजुकेटेड है। अगर आप जिस लेवल पे आपका एजुकेशनल मटेरियल है, हो सकता है वो ना चले। तो आपका जो पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है और आपका टारगेट सेगमेंट, पहले वो हमें हम्म। चूज करना चाहिए। और उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट हैं कि टारगेट सेगमेंट भी है, बट हो सकता है कि जो चैनल हम यूज कर रहे हैं उस टारगेट सेगमेंट तक पहुंचने का, वही ठीक नहीं हो, है ना? अभी आप सोचें कि जो जो क्या कहते हैं इसे, कि बहुत सारे जो हाईटेक प्रोडक्ट हैं, है ना, हम्म। हाईटेक प्रोडक्ट हैं, अगर हम्म। वो हम किसी एक खेती के चैनल पे उसका अगर हम प्रचार करें, लेट्स से कि कोई बहुत ही नया एक टीवी आया है विद न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, हम्म। और बहुत ओके। एक्सपेंसिव है, और हम्म। अगर हम उसका किसी फार्मिंग ऐसे क्या कहते हैं वेबसाइट पे या फार्मिंग चैनल पे उसका प्रचार करें, तो वो शायद सही ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ऑफ हम्म। कोर्स कि उसकी सेल नहीं होगी उतनी। तो हमें मीडियम भी सही चुनना है कि जो आपके टारगेट कस्टमर्स को कनेक्ट करे, है ना? कि बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी जो सेगमेंटेशन करना है कि हमें टारगेट सेगमेंट सही रखना है कि हम कहाँ कहाँ पे उसको
टारगेट कर रहे हैं और किस किस एज ग्रुप को, किस डेमोग्राफी को हम टारगेट कर रहे हैं? सर आपने बताया एज ग्रुप्स वगैरह, तो भारत, क्योंकि हमें पता है भारत में 60 से भी ज्यादा प्रतिशत आबादी जो है कृषि पर है और कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो पर छोटे जो किसान रहते हैं, आपने बताया आपकी कंपनी 3 से 4 5 एकड़ वाले किसानों को ही टारगेट करती है। तो वो जो छोटे किसान हैं वो उनका एक रिस्क उनके माइंड में रहता है कि अगर हम अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो ये रिस्क हो जाएगा। तो वो रिस्क वाला माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट हो या फिर एक किसान हो? इसके लिए एक 100% रिस्क जोन में अपने को नहीं डालना है, हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कि हम्म। जब भी हम कोई रिस्क ले रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारा बैकअप ऑप्शन क्या है हम्म। ना। हमें एक कल ही मैंने सीखा एक 50-50 रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जिसमें जब हम भी कोई नया बिजनेस चालू करें तो 50% हम रिस्क उस पे डालें और 50% हम एक ऐसा बैकअप रहें कि जो हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए, जो हमारी डेली नीड की चीजें हैं, वो भी फुलफिल होती रहें। तो हमें हम्म। 100% रिस्क नहीं देना कि भाई हम सब छोड़ के जा रहे हैं, अब हम है ना टोटल बिजनेसमैन हो गए हैं और हमें पता नहीं है कि हम ये चलने वाला है कि नहीं चलना है, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो होती ही है। बहुत हम्म। सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती हैं और टाइम, अगर हम डटे हुए हैं, हमारा आइडिया सॉलिड हो सकता है, लेकिन हमें टाइम लगेगा काफी, है ना। ये आ, बिजनेस कोई भी है, एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है उसमें। मतलब कि पूरी तरह से उसी में ना रहें, एक बैकअप प्लान भी हम बना सकते हैं। सर, हाँ, आप बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में मिस्टेक करते हैं, कि आपने तो एक स्टूडेंट लाइफ से भी होकर गुजरे हैं आप, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि अभी स्टूडेंट्स करते हैं? आई थिंक टू मच टाइम वेस्ट। हम्म। हम कुछ नया सीखने के लिए कभी प्रयासरत नहीं रहते कि मार्केट में अभी हमारे फील्ड में क्या सबसे अच्छा चल रहा है, हम क्या सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते जाएंगे, अगर हम हर दिन एक छोटी स्किल सीख लें या एक छोटी सी नॉलेज गैदर करें, तो जब आप 10 साल का एक्सपीरियंस होगा या 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक बड़ा सा भंडार बन जाता है ना। हम्म। तो हम्म। वेस्ट टाइम, मैं ये नहीं कहता कि मस्ती नहीं करनी चाहिए, हम्म। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, लेकिन हम रोज कम से कम एक टाइम, मे बी वो शायद 30 मिनट्स ही हो, उसको हम्म। निकालें और हम उसमें अपने को कमिट करें कि हम इसमें क्या नया सीखने वाले हैं। मतलब कुछ प्रतिदिन एक नई चीज हम सीखें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। इस पॉडकास्ट का एक लास्ट आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, और शायद वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, कि आपको मैं फिर से अब आज से 15 20 साल पीछे लेकर जाऊं, कि आप एक 20 साल के एक यूथ बन चुके हैं और आपके जेब में सिर्फ है 10,000 रुपए, तो आप अभी वर्तमान में क्या देखते हैं और किस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ओपन करेंगे? और क्योंकि अभी वर्तमान में जो यूथ है, कहीं ना कहीं मैं आपको उन्हीं की जगह पर लेकर जाऊंगा, और आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हाँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन। सी, पहली बात, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अ, सही स्किल सेट पे खर्च करूंगा वो पैसे, कि क्या मुझे ऐसा सीखना है, क्या सीख सकता हूँ मैं इन पैसों से, कि हम्म। जो मुझे आगे जो मुझे करना है ना, वो मुझे आ जाए, है ना। कि जैसे हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी नहीं हो, है ना, या फिर हम कैसे नए टूल जो एआई के यूज कर सकते हैं उनको हमको नहीं आता हो यूज करना, तो हम कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, है ना। हम्म। इसके अलावा एक बहुत अच्छी हैबिट है कि हमें प्लानिंग करनी आनी चाहिए। कि हम मोस्टली हम लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, बट हम कैलकुलेट नहीं करते कि इस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, किस फेज में कितना पैसा लगेगा, ये सब हम कैलकुलेट ही नहीं करते। हम बस एक स्टार्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये बिजनेस चलेगा और जितने पैसे हैं मैं लगा दूंगा, तो और पहले फेज में ही हम सारे पैसे लगाते हैं। हम रिस्क तो लेते हैं, लेकिन हम वही मैंने बोला कि वो 50% रिस्क और फिफ्टी कैलकुलेट। परसेंट सेविंग्स भी होनी चाहिए। हम्म। राइट। तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, और वो थोड़ा तभी होता है कि जब हम प्लानिंग करें। केवल हम बैठ के, अब क्या कहते हैं, हम ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर हम, है ना, ये बिजनेस किया है, कल कल ही से कस्टमर आएगा, परसों पैसा देने लगेगा। पर हमें वो जो फिजिबिलिटी है, उसका जो प्लानिंग है कि कितना रियलिटी है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले उसको स्टैब्लिश करने में कितना लगेगा टाइम, उसमें पैसा कितना लगेगा, फिर पहला कस्टमर हम कैसे एक्वायर करेंगे, उस पैसे का हम क्या करेंगे, और बैकअप की अगर कुछ भी, हमारे पास हमेशा एक
प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए कि अगर हम्म। ये नहीं चला तो हम क्या चेंज करने वाले हैं अपने बिजनेस में, या फिर हम कहाँ से अपना ये बैकअप लेके आएंगे। जो पैसे हमारे खर्चे हो रहे हैं, अगर हमारा ये बिजनेस नहीं चला तो पैसे डूब गए। अब हम जो हम्म। पैसे हैं, हम उसको क्या बैकअप हो हमारे पास कि हम फिर से सरवाइव कर सकें या फिर कुछ नया कर सकें उससे। सर, बिजनेस को रन करने के लिए तीन चीजें मुझे जो ऐसी लगती हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है: स्किल, नेटवर्क और कंसिस्टेंसी। तो ये कैसे बिल्डअप किया जाए, नेटवर्क कैसे बिल्ड किए जाए, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए? आई थिंक सबसे पहली चीज जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अगर बोलूं तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी आएगी। हम्म। अगर वो कंसिस्टेंसी है आप में, है ना, तो हम्म। डिसिप्लिन आएगा आपके पास पहले। और जब डिसिप्लिन आएगा तो आपका नेटवर्क अपने आप ही बनता जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप लोगों के टाइम की वैल्यू करेंगे, अपने बिजनेस की टाइम की वैल्यू करेंगे, कहाँ किससे कब मिलना है उस चीज की वैल्यू करेंगे, है ना। और जब वो नेटवर्क बन जाता है तो आपका बिजनेस अपने आप ही, आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैं बिजनेस बना रहा हूँ ये हम्म। सही है या नहीं, मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो हम्म। इवन बिफोर इन्वेस्टिंग मनी आपको पता चल जाएगा कि मैं सही चीज या आइडिया पे काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ओके। आपको बिजनेस बिल्ड करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी अगर आपसे कोई स्टूडेंट्स कांटेक्ट करना चाहें, आपकी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहें, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? आप HVEV.in पे जाके वहाँ पे भी एक क्वेरी का फॉर्म है, आप क्वेरी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड भी हैं, पहला ही प्रोडक्ट है हमारा जो हमने बनाया है, तो हम्म। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है वो। और वहाँ पर क्वेरी के लिए फॉर्म भी है जिसे आप सबमिट कर सकते हैं, जो हमारे पास पहुँच जाएगा सीधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत थैंक यू ही सो अच्छी मच। आपने बताई।